स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केयर साइंस मंत्रा में, जहां पर आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछले टॉपिक्स में पिछले जो टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया था। और जब हमने क्लियर कर लिया था, उसके आगे का जो टॉपिक है वो हमारे पास में है प्रूफ देखना है एक हमें, J is equals to NEVD। क्या देखना है? J is equals to NEVD का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है ये NEVD। यहाँ पर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is equals to होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और VD is equals to होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और J होता है हमारे पास में करंट डेंसिटी। तो देखिएगा, अगर मैं कोई भी वायर ले लेता हूं, ये मेरे पास में कोई वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास में L है। कितनी लेंथ है हमारे पास में? L लेंथ है। जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोएशन कराया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने A ले लिया। अब इसमें हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम लेफ्ट कर लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? N इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में? N इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, या डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे। क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो ट्रेवल किसके इक्वल करेंगे? इसकी लेंथ के इक्वल करेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेंगे तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी रहेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के इक्वल, और टाइम हमारे पास में कितना रहेगा? T रहेगा। तो इतना हमारे पास में क्लियर है। अब इसके बाद में देखते हैं, अब जो हमारे पास में वायर हमने लिया है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा टोटल, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? चार्ज निकाल पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल वायर का जो वॉल्यूम है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा हमारे पास में? ये पूरी डिस्टेंस इनटू ये वाला एरिया। यही तो होता है, ये वाली डिस्टेंस और ये एरिया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में VD इंटू T इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारे पास में कितना है? A। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? वॉल्यूम आएगा पूरे सिलेंडर का। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक काम करो, इसमें वॉल्यूम में मैं N का मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? N का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? पहली बात तो N का मल्टीप्लाई कर दिया हमने कि N इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने वॉल्यूम में है? इतने वॉल्यूम में है। तो क्या हो जाएगा? VD इंटू T इंटू A। तो यहां तक हमारे पास में ये हमारे पास में क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। क्यों निकालना है? तो इसमें एक काम करें, इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल चार्ज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? NVD हो गया इंटू T हो गया इंटू A हो गया, और इसके साथ में मैंने इलेक्ट्रॉन्स का भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा? इस केस में हमारे पास में टोटल चार्ज भी आ गया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें रिलेशन निकालना ना करंट डेंसिटी में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट क्या होता है? I is equals to Q by T। I is equals to Q by T होता है। अब यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? Q की वैल्यू कितनी आई है? N इंटू VD इंटू T इंटू A इंटू E अपॉन T का हमने क्या किया? इसमें डिवाइडेशन कर दिया। अब इस चीज से ये T हमारे पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा? I इज इक्वल्स टू हमारे पास में आएगा I इज इक्वल्स टू NEVDA NEAV इंटू D। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? J की। अब J हमारे पास में कैसे बन सकता है? J इज इक्वल्स टू होता है हमारे, एक काम करो, I को इस साइड ले आए, क्योंकि J इज इक्वल्स टू क्या होता है? I अपॉन A होता है। अब I अपॉन A की वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I अपॉन A इज इक्वल्स टू NEVD। क्लियर है?
कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे I अपॉन A इज इक्वल्स टू क्या होता है, J होता है, तो J इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, NEVD। कितना हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। देखिएगा ये जो प्रूफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है किसी के लिए भी क्या होता है, इस टॉपिक का ये मेजर यानी कि बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक है और ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ये आएगा या फिर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इस पर आएगा ये क्वेश्चन, वो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। अब देखिएगा इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, अगला टॉपिक आता है ओम्स लॉ। क्या आता है हमारे पास में, अगला टॉपिक होता है हमारे पास में ओम्स लॉ। तो देखिएगा ओम्स लॉ को समझते हैं, 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन अब हम लोग दोबारा से उसी चीज को समझते हैं। तो देखिएगा बात को समझिएगा, अगर मेरे पास में कोई भी वायर है, क्या है, कोई भी वायर है और उस वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज ना किया जाए, क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज ना किया जाए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है किसी वायर में, पहला हो सकता है लेंथ, क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है। दूसरा हो सकता है हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और उसके बाद में क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है कि उसका टेम्परेचर भी चेंज ना किया जाए। और क्या हो सकता है, और हो सकता है उसका मटेरियल, क्या हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है मटेरियल। और जो भी कोई बच गया वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर उनमें चेंज नहीं किया जाए तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल जो लगाया जाएगा वो वायर में करंट होने वाली, फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही बात कहना चाह रहा है, वॉल्यूम इज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए उस कांस्टेंट को लगा देते हैं। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू I इंटू R। यहाँ पे जो R होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये जो R है वो कांस्टेंट होता है। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जो वायर हमें गिवन होगा वो। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये कैलकुलेशन निकाली थी किसके लिए, कॉपर वायर के लिए, और हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें सिल्वर के लिए, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि उसने पहले बोल दिया है कि वायर का मटेरियल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो V इज इक्वल्स टू कितना हो गया, IR हो गया। अगर मैं वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू करूंगा, वैल्यू निकालनी है तो V I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, V अपॉन R हो जाएगा। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी क्या दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वायर, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी चेंज, अगर बदली नहीं जाए, इसका मतलब क्या होगा, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट फ्लो इन वायर, यानी द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर एंड करंट फ्लो इन द वायर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी वायर के इक्वलाइजेशन में होगा, यानी वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, ये इस तरीके से दिखाया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है, ये इस तरीके से दिखाया जाता है, ये होता है सिंबल होता है ओम के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ के लिए या रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो वहां आप लोग देखिएगा बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं, समझ में भी आती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं किसके लिए, किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, या हम ओम्स लॉ के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझिएगा, हम लोग बहुत सारी चीजें तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो देखिएगा अगर हमने वायर के अंदर, ये हमारा वायर था और हमने ये क्या किया, यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने की कंडीशन में क्या हो जाएगा,
बैलेंस करने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m a हो जाएगा। एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा होगा, इस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स के साथ साथ में हमारे पास में क्या होगा, एक और फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, यानी F इज इक्वल्स टू E इनटू E के इक्वल। अब यहां से निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, E कैपिटल E बाय m। इसे बनाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी यहां पर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी vd इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, a इनटू टाउ। रिलैक्सेशन टाइम हम लोग यहां पे लेंगे क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो vd इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इनटू टाउ हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहां से हमें पुट करनी है, नहीं करनी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2 और हमने vd की वैल्यू एक और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने पढ़ा था जो vd था वो क्या था, j इज इक्वल्स टू क्या था, ne vd था। अब vd की वैल्यू निकालेंगे तो j इज इक्वल्स टू क्या होता है, i अपॉन a इनटू ne इज इक्वल्स टू vd था। तो vd यहां से इसको लिखेंगे, vd इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास में, i अपॉन a ne। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम करेंगे, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से आप देखिएगा vd हमारे पास में है, ये vd हमारे पास में है। तो हमारे पास में a की जो vd की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दोनों जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, यही इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों में क्या है, LHS इक्वल है। LHS इक्वल है तो हमारे पास में क्या आएगा, RHS भी इक्वल हो जाएगा। जब RHS इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो a टाउ क्या, a इनटू टाउ इज इक्वल्स टू किसको हो जाएगा हमारे पास में, I अपॉन a ne के इक्वल। अब a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, E कैपिटल E बाई m। तो देखेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे E कैपिटल E बाय m इनटू टाउ। अब देखिए E की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन D होता है। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन D होता है। अब D की जगह पे हमारे पास में क्या है, लेंथ है, इसका क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे E की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन L लिख देंगे। क्या लिखेंगे, E की जगह पे हम लोग लिखेंगे V अपॉन L लिख देंगे। तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, I अपॉन N E A। अब कैलकुलेट करते हैं तो E V अपॉन L लिखना है, यानी E V अपॉन M L इंटू टाउ इज इक्वल्स टू I अपॉन N E A। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई क्लियर है, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लियरिफिकेशन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं तो डाउट आने का कोई भी चांस नहीं बनता। तो देखिएगा, अब अगले स्टेप की बात करते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R क्या होता है, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R होता है। तो एक काम करें, V के अंदर हम लोग R I ले आते हैं और बाकी सबको इस साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास में क्या बनेगा, V अपॉन I तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से ml हमारा ऊपर जाएगा, नीचे हमारे पास में क्या है, NEA है, ऊपर से क्या आएगा हमारे पास में E इंटू टाउ आ जाएगा। अब देखा, एक E ये है और एक E ये है, तो ये हम E स्क्वायर लिख सकते हैं और V अपॉन I को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में R इज इक्वल्स टू ml अपॉन n E स्क्वायर A इंटू टाउ। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा एक और ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है जो कि किसके लिए है, रेसिस्टेंस के लिए है। किसके लिए है, रेसिस्टेंस के लिए है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रूव द फॉर्मूला फॉर द ओम्स लॉ, यानी कि यहाँ पूछा जाएगा आपको डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर द ओम्स लॉ। क्लियर है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। ये आप रफ में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे फॉर्मूले के डेरिवेशन के अंदर भी दिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दो क्वेश्चन आपके पास में इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो, पहला क्वेश्चन तो ये इसके ऊपर आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास में J इज इक्वल्स टू NEAVD। क्लियर है।
J इज इक्वल्स टू एनी VD। तो ये हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। ये भी टॉपिक हमारा 10th क्लास से ही है, हम लोग 12th क्लास में बस इसको पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे बहुत सारे आते हैं, इस बार थोड़े से बड़े होकर के आते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, दो टाइप से हमें कंबाइन करना होता है। हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं और किस में करते हैं, हम लोग पैरेलल में भी कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इन सीरीज, इसमें इन सीरीज की बात करेंगे। तो सीरीज में क्या होता है, वायर अलग अलग नहीं होता, यानी आपके जो रेसिस्टेंस है वो एक ही वायर पे कनेक्ट होंगे। जब एक ही वायर पे कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट कर दीजिए, आपके पास में ये रेसिस्टेंस लगा दिए, रेसिस्टेंस का सिंबल होता है जिगजैग लाइन, रेसिस्टेंस को दिखाती है R1 R2 R3। मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, केवल कितने रेजिस्टेंस लिए हमने, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। उसके साथ में हमें क्या करना है, पोटेंशियल लगाना है। क्या लगाना हमें, पोटेंशियल लगाना है। तो लगा दिया हमने, पोटेंशियल V है, इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I है। तो यहां तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब क्या है, हमने पढ़ा होता है सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। कैसा रहता है, पोटेंशियल हमारा डिफरेंट होता है। तो V1 हो गया हमारा R1 के अक्रॉस, V2 हो गया R2 के अक्रॉस और V3 हो गया हमारे पास में R3 के अक्रॉस। करंट हमारी सेम है। अब जो चीज डिफरेंट है हम लोग उसी को प्लस करेंगे, यानी ये जो 3 हमारे पास में पोटेंशियल डिवाइड हुए हैं वो किसके इक्वल आएंगे, हमारे टोटल पोटेंशियल के इक्वल। यानी V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। और V इज इक्वल्स टू क्या होता था हमारे पास में, IR होता था। कितना होता था, IR होता था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, I इंटू टोटल R इज इक्वल्स टू V1 कितना हो जाएगा, I R1 के इक्वल, V2 हो जाएगा R2 के इक्वल और V3 हो जाएगा I R3 के इक्वल। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, I कॉमन ले लेंगे। तो IR इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारे पास में, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। या फिर हमारे पास में अगर बहुत सारे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे तक एन टर्म तक हम लोग इसको लेकर के जा सकते हैं। कहां तक लेकर के जा सकते हैं, एन टर्म तक हम लोग इसको लेकर के जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया किसके लिए, सीरीज में रेसिस्टेंस का। दूसरा हम लोग किसमें करते हैं, पैरेलल के अंदर करते हैं। किसके अंदर करेंगे, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है हमारे पास में, वायर अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वायर अलग अलग हो जाते हैं। और वायर के अलग अलग होने से क्या होता है, करंट भी अलग अलग हो जाती है। और पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल V था, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों रेसिस्टेंस हम लोगों ने ले लिए हैं R1 R2 और R3 के इक्वल। और इसमें हमारे पास में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। पहली ब्रांच में कर रही है हमारे पास में I1, दूसरी ब्रांच में I2 और तीसरी ब्रांच में I3। अब देखिएगा जो चीज डिफरेंट होती है, अलग होती है, हम लोग उसी को प्लस करते हैं। तो प्लस कर दीजिए, तो I इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल। I इज इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन R होता है। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। V को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ से देखेंगे V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसे क्या करते हैं, बॉक्स को बंद करते हैं। ये हमारे लिए डेरिवेशन हो गया किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के लिए। देखिएगा एक और बहुत अच्छा टॉपिक आता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में कंडक्टेंस निकालना। क्या निकालना, कंडक्टेंस निकालना। तो कंडक्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी कि इसे हम लोग G से डिनोट करते हैं। G इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में
कंडक्टेंस और वो किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। यानी G इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में 1/R होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स। क्या हो जाती है, ओम इनवर्स हो जाती है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, महो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं। क्लियर है इतना। अब देखेंगे हमारे पास में अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखेंगे सामने, देखिएगा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या फिर रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर व्हिच हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि ऐसा वायर जिसकी यूनिट लेंथ यानी लेंथ का क्या हो 1 मीटर लेंथ हो और एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इनका जब ये कंडीशन आएगी तो उस वायर का जितना भी रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और जो रेसिस्टिविटी होती है उसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। मान लीजिए मेरे में L लेंथ का वायर है, क्या है, L लेंथ का वायर है। तो उस L लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, R जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए होगा। यानी मोटा वाला जो वायर होता है, हम लोग अगर मोटा वायर यूज करें तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। और लेंथ अगर ज्यादा हो और पतले हो तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी से हटाना है, कांस्टेंट लगाना है तो लगा दीजिए। R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो L अपॉन A, जहां पर रो क्या होता है हमारे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब हमने जितने भी वायर देखे हैं वो हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कैसा देखा होगा, वो हमारा सर्कुलर होता है। जैसे हम लोग देखें तो ये हमारा मार्कर है, इसका ये वाला एरिया कैसा है, सर्कुलर है। तो एरिया की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, सर्कल का एरिया ले सकते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें पता है रेडियस है तो कहीं ना कहीं डायामीटर भी होगा, रेडियस है तो कहीं ना कहीं डायामीटर भी होगा। तो डायामीटर को देखने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, D/2 यानी डायामीटर का हाफ। इस वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो R इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आएगा, रो L अपॉन पाई D/2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, रो L अपॉन पाई D/2 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4L अपॉन पाई D स्क्वायर। क्लियर है। अब इन पे हमारे पास में जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको इजीली कर सकते हैं। क्लियर। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास में वायर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे पास में वायर्स होते हैं, स्पेसिफिक वायर के लिए जो रेसिस्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। यानी कॉपर के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, निकेल के लिए अलग होगी। यानी जितना भी हमारे पास में मटेरियल है सभी मटेरियल्स के लिए रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी। अब हमारे पास में देखिएगा इतना टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है 3rd चैप्टर का। इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग करके रखिएगा और जब ये आपके पास में हो जाएगा उसके साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस भी लगाने हैं। आप चाहे कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप न्यूटन का फॉलो करें, एस.एल. अरोरा फॉलो करें या फिर आप प्रदीप को फॉलो करें, या जो भी बुक है आपके पास में एनसीईआरटी आप उनको फॉलो करते रहें। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में डाउट्स नहीं आएंगे और तब तक हमारे टॉपिक भी क्लियर नहीं होंगे। तो इन सभी को क्लियर करने के लिए हमें उनके एप्लीकेशन करना या फिर हमारे पास में हम लोग कहें कि उनके क्वेश्चंस लगाना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना वो मस्ट है। आप लोग इसे लगाते रहें और बने रहें मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच।